तो भाई ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आने वाले सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑपरेट कैसे करने वाली है, उसकी एक बहुत अच्छी खासी पिक्चर हमको देता है। तो जैसा हमने देखा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी एक टाइटल चेंज किया है जहाँ पे कोडी रोड्स के पास में वो चैंपियनशिप आ चुकी है और ड्रू मैकिंटायर वो टाइटल हार चुके हैं और जो मैच है वो होगा ड्रू मैकिंटायर पूरी पिक्चर से बाहर और कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अब इस मैच के पीछे से अब तक एक जो कहानी है वो ये है कि भाई कोडी रोड्स को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं और इस वजह से ट्रिपल एच उनको पसंद करते हैं और इसलिए उनको दोबारा से स्पॉट में डाला गया है। इसको देखने के और भी नज़रिए हैं और मैं बोलना चाहूँगा कि ये काफ़ी हद तक सही भी है। जैसे आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस साल की जो टिकट सेल्स है वो अच्छी नहीं रही है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेसलमेनिया की दोनों ही नाइट्स पर ऐसे मैचेस डालने हैं जो कि अच्छे से उनके टिकट सेल्स को करवा सकें। क्योंकि अगर आप सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के मैच की बात करते हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से बता चुकी है नाइट 2 में होगा, तो नाइट 1 के लिए फिर क्या, या फिर अगर सीएम पंक और रोमन रेंस का मैच भी आपका है तो आपको उसे ऐसे हाइप करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट 2 की जो टिकट सेल्स है वो करवाए। अब आप इसे दूसरे पर्सपेक्टिव में देखोगे तो भाई दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं, इसमें एक और पर्सपेक्टिव ये कि जो मैच है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का, अगर ये सिंगल्स मैच होता तो ये उतना बड़ा मैच नहीं है जितना बड़ा मैच कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का है। और उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि किसकी स्टार पावर ज़्यादा है, रैंडी की ज़्यादा है, कोडी की ज़्यादा है या फिर ड्रू की ज़्यादा है। ये स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछले काफ़ी सालों से डेवलप कर रही है जब बार बार रैंडी ऑर्टन उस चैंपियनशिप की तरफ देखते थे। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों इसमें चेंजेस ला रही है। और जो मैं बता रहा हूँ आपको आने वाले टाइम में जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑपरेट करेगी उसमें हम बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के विमेंस डिवीजन की। मैंने आपको बोला था, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आपको कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने एक बहुत बड़े फेक बबल के अंदर है, जहाँ पे मैंने आपको बहुत बार बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो, डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोडक्ट, उनकी स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये उस टाइम से ऑडियंस में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस आ चुका है कि अब लोग शोज़ पे जाना पसंद करते हैं, नो मैटर अगर स्टोरी अच्छी है भी या नहीं। अच्छी स्टोरी तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई की टिकट सेल ज़्यादा होंगी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो फैंस हैं वो इसे एक शो की तरह, एक इवेंट की तरह, एक कॉन्सर्ट की तरह आप बोल सकते हो जहाँ पे वो जाके अपनी मेमोरी बनाए, इसलिए भी ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसीलिए आप देखते हो कि सुपरस्टार्स के लिए अब जो पॉप है वो ज़्यादा निकल के आती है। पहले बहुत ही रेयर सुपरस्टार्स के लिए आती थी, क्योंकि ऐसे पहले होता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो फैंस जा रहे हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई शो के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब वो खुद के एक अलग एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई इतनी बड़ी दुनिया है, अगर जैसा भी मान लो वो न्यू ऑरलिन्स के अंदर अपना शो कर रहे हैं या फिर कभी शिकागो के अंदर कर रहे हैं, चलो ये तो मेजर मार्केट ही हो गए, मैं छोटे मोटे मार्केट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा बार डब्ल्यूडब्ल्यूई जाती नहीं है। तो भाई उनके लिए ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार ही आई है तो फिर वो बोलेंगे भाई इतने टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई अब आई है तो इस पर जाके शो को अटेंड करते हैं। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो मार्केट है वो चेंज हुआ और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एक पूरे फेक बबल में थी कि उनको बिना ज़्यादा कुछ करे अच्छी टिकट सेल्स मिल रही थी, उनकी अटेंडेंस अच्छी हो रही थी, मर्चेंडाइज बिक रही थी। क्योंकि पहले मर्चेंडाइज सेल अगर आप कंपेयर करोगे तो उसका मार्केट ओवरऑल भी बड़ा है, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी फायदा हुआ है। लेकिन अब यहाँ से एक प्रॉब्लम आ गई है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को आदत हो गई है उसी फेक बबल के मज़े मारने की, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में वो चीज़ें चेंज होना शुरू हुई हैं और हो सकता है आगे जाके ये पूरी उलट भी हो जाए। और इस वजह से विमेंस डिवीजन में आप आने वाले टाइम में एक चेंज देख सकते हो। जैसे पिछले कुछ साल में हमने देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने विमेंस डिवीजन को आगे लेके वो आए हैं, उनको पुश किया है, जो कि अच्छी बात भी है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि हम मेल को सपोर्ट करते हैं फिर फीमेल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस स्पोर्ट की रियलिटी ये है कि ये ज़्यादा हमेशा आदमी लोगों से ही बिकने वाला है। क्योंकि जब लड़ाई की बात आती है, कॉम्बैट की बात आती है, अग्रेशन की बात आती है, तो आपके दिमाग में हमेशा एक आदमी का ही चेहरा आएगा। और इसमें ये नहीं है कि आप आदमी को उस तरीके से देखते हो, अब वो नज़रिया ही होता है। ऐसे हमारे अगर आप पुराने टाइम से भी देखोगे तो जब आप वॉरियर्स की बात करते हो या फिर केवमैन से भी हंटिंग पे लोग जाते थे, वो आदमी लोग ही जाते थे। तो ये उस नज़रिए से, यहाँ पे किसी एक जेंडर को ऊपर नीचे करके नहीं देखा जा रहा। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को बात समझ में आ गई है कि भाई हमारी टिकट सेल्स वैसे भी अच्छी नहीं हो रही, तो उसके अंदर अभी वो क्या करते थे, ऐसे विमेंस डिवीजन के मैचेस को भी ऊपर लेके आते थे। जैसे हमने देखा कि मेन इवेंट मैचेस भी किए गए हैं। विंस मैकमैन के टाइम में हमने एक ही बार देखा था रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैच, और वो रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फेयर वर्सेस बेकी लिंच का था। और वो स्टोरी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छी बनाई थी, वो बात अलग है, वो मैच पूरा क्रैप की तरह था और उसमें रोंडा राउजी भी थी, जिनकी वैसे भी ओवरऑल अगर आप ग्लोबली पुल देखोगे तो वो ज़्यादा है अपने यूएफसी बैकग्राउंड की वजह से। तो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो ये एक ओवरऑल चीज़ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप इस तरीके से इसको बदलते हुए देखोगे। इस वजह से थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि जो अब तक इतना प्रमोशन हो रहा था विमेंस डिवीजन का, वो शायद नीचे लग सकता है। और वही बात है कि एट दी एंड अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो जो थप्पड़ हैं, जो लट हैं, वो हर किसी के बजेंगे, चाहे वो आपकी कंपनी का सीईओ हो या फिर वो क्रिएटिव हेड हो या फिर वो सीएफओ हो या कोई भी वो इंसान हो। तो आने वाले टाइम में ये एक जो चेंज है आपको दिखने वाला है। क्योंकि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछले कुछ महीनों से बोलो, ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि रेसलमेनिया सीजन आते आते डिप लेना शुरू कर रही है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डैन हाउजन से। तो भाई डैन हाउजन ने तो कमाल ही कर दिया है। इस समय जो नंबर 1 और नंबर 2 पर टॉप सेलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्च है
वो भाई डैनहाउजन की ही है। और आपको भी लग रहा होगा ना कि आउट ऑफ नोवेयर AEW से डैनहाउजन कैसे आ गया। ये थोड़ा सा अजीब नहीं है कि डैनहाउजन को हमने वैसे इतना ज़्यादा पब्लिक फिगर के तौर पर नहीं देखा। जैसे अगर आप एक पैटर्न भी देखोगे तो वो सारे सुपरस्टार्स को WWE साइन करती है जिनके बारे में कुछ बातें हों। डैनहाउजन के बारे में भी थी, लेकिन ऐसी नहीं कि उनको आते ही सीधा एलिमिनेशन चेंबर में डेब्यू दे दिया जाए। तो भाई इसके पीछे एक बंदे का हाथ है और उसका नाम है द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक। आपको पता है CM पंक पहले AEW में थे, तो उन्होंने ही WWE को हाईली सजेस्ट किया था भाई डैनहाउजन सही बंदा है, इसको हम लेके आ सकते हैं। और देखो भाई ये होते हैं आपके कनेक्शन। इसको आप थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी बोल सकते हो क्या, क्योंकि किस नज़रिए से तो हर चीज़ अपने आप में पॉलिटिक्स है। लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जो सोचते होंगे कि भाई मेरा नंबर पहले लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि डैनहाउजन और CM पंक में भी कोई अच्छी यारी दोस्ती है, फिर CM पंक की नज़र में क्योंकि डैनहाउजन अच्छा था, तो इस वजह से डैनहाउजन WWE कंपनी में आए हैं। एट द एंड अगर कोई चीज़ बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है तो वो अच्छी है, बुरी है, डर्टी है, कैसी भी है, ये चलती ही है इस बिज़नेस में। ये हमने उस टाइम से देखा है जब विंस मैकमैन के पापा ने इसको शुरू किया था, और आज जब ये TKO के अंडर है, जब ये एंडेवर के अंदर है। कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बारे में अब इनकी फ्यूड क्या हम बोल सकते हैं, ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। और भाई अगर आपको याद नहीं है तो इनकी फ्यूड 7 महीनों से चल रही है। और भाई 7 महीनों की फ्यूड अब मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि ड्रू और कोडी के बीच में हुई है, तो क्या सही में ऐसा लगा कि ये 7 महीनों की फ्यूड थी, इसमें इतना मज़ा आया है। भाई WWE ने इसको अच्छा बुक नहीं किया है, तो आप बोलोगे एक फ्यूड भाई ड्रू मैकिंटायर CM पंक की भी देखो भाई, वो क्या लेजेंडरी फ्यूड है। मुझे लगता है अब तो ये दोबारा से खुद भी ऐसी फ्यूड नहीं दे पाएंगे जिन्होंने काम उस टाइम पे किया था। पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे उस टाइम पे WWE क्रिएटिव लोगों का दिमाग कुछ अलग ही चलता था, और सही में बढ़िया चलता था कि वो सारी चीज़ें होती थी जो हम सोचते थे, जो एक फैंटेसी बुकिंग एक फ़ैन करता था, वैसी चीज़ें कर देते थे ये लोग। लेकिन आज के टाइम में भाई जो बेसिक मामला है वो भी इनसे नहीं हो रहा। और 7 महीनों के बाद अब वो जो टाइटल है वो कोडी रोड्स के बाद कोडी रोड्स के पास फिर से आ चुका है। एक ये स्क्रीनशॉट मुझे लगा, और भाई मुझे लगा आपको ये शेयर करना चाहिए। भाई क्या हालत हो गई है सोलो सिकोआ और MFT वाले लोगों की। यहाँ पे ये इनको मीट एंड ग्रीट के लिए, आई थिंक रेसलमेनिया वीकेंड के लिए ही कुछ इवेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो AJ ली, CM पंक सोल्ड आउट हो चुका है, निक्की बेला, ब्री बेला सोल्ड आउट हो चुका है, निक ऑल्डिस और एडम पियर्स जो कि रेसल भी नहीं करते टीवी पर, वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप MFT और सोलो सिकोआ से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, क्योंकि इनके लिए कोई भी लाइन नहीं लगा रहा। सोलो सिकोआ वही बंदा है जिसने जॉन सीना को पिन किया, सोलो सिकोआ वही बंदा है जिसने रोमन रेंज से ट्राइबल चीफ वाली ऊला फाला ली थी, और फिर सोलो सिकोआ वही बंदा है जो कि अब रैंडम मैचेस करता रहता है स्मैकडाउन में अंकल हाउडी के साथ में। तो ये एक चीज़ है ऐसी जो कि हमने ड्रास्टिकली चेंज होती हुई देखी है सोलो सिकोआ के लिए। बाकी ये वाला ट्वीट आप और देखो, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कैसे उन स्टोरी लाइन्स के बारे में जो शुरू तो होती है लेकिन वो पता नहीं कहाँ ही ख़त्म हो जाती है। और भाई देखो मैंने तो इनके रंग पहले से ही पकड़ लिए थे। मैं आपको बोल नहीं रहा था कि बैक स्टेज सेगमेंट्स में दिमाग, मैंने आई थिंक आज से 7-8 महीने पहले ही ये बात बोल दी थी कि बैक स्टेज सेगमेंट्स में इतना दिमाग मत मारा करो, अपना मत मारा करो, उसका होता कुछ नहीं है। ये देख लो भाई, अब ये आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है, ये तो अभी दिख गया। वैसे अगर दिमाग में लाना चाहूँगी 5 मिनट में इतने सारे बता सकता हूँ कि लगेगा भाई WWE कोई चीज़ को लेके अगर अच्छे से सोचती ही नहीं है तो फिर उसे शुरू भी क्यों ही करती है। AJ स्टाइल्स WWE से हो चुके हैं ऑफिशियली रिटायर, प्रोफेशनल रेसलिंग से हो चुके हैं रिटायर। तो भाई अब आजकल क्या कर रहे हैं काम AJ स्टाइल्स, तो अभी उन्होंने अपने फिनोमिनली रेट्रो पॉडकास्ट में आके बताया ये बात कि इस समय वो इंटरनेट पे टैलेंट्स को देख रहे हैं कि कौन लोग WWE के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। वो कहते हैं मेरे समय काम ही ये है कि नए नए जो टैलेंट्स हैं उनको आगे जाके बनाना, और वो अपने रोल को थोड़े और एक्सप्लेन करते हैं कि आने वाले टाइम में कैसे और भी चेंज हो सकता है। WWE ID की उन्होंने बात करी, वो इस बारे में बात करते हैं कैसे परफॉर्मेंस सेंटर के उनके बहुत सारे विजिट लगेंगे, किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, बातों वाले सपोर्ट की, तो उस वाली चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इस समय AJ स्टाइल्स काइंड ऑफ उस रोल में है जैसा आज के टाइम में अंडरटेकर हैं। अगर आपको नहीं पता तो अंडरटेकर का सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं है भाई, वो WWE के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं इस समय बैक स्टेज। आप भी बोल सकते हो AAA प्रमोशन के लिए तो जैसे Triple H है मेन रोस्टर के लिए, वैसे ही अंडरटेकर हैं AAA के लिए। तो ऐसा मतलब बहुत WWE की तरफ से उनका जो अंडरटेकर का इनपुट है AAA के लिए वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि WWE ने एक्वायर भी कर लिया है AAA को। ये तो मतलब काफ़ी महीनों पहले की बात हो गई है। तो ये AJ स्टाइल्स का आने वाले टाइम में रोल रहने वाला है। अभी भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई कि AJ स्टाइल्स रिटायर होगा। इतनी एक झटके में ऐसा लगा कि ओ सुबह उठ, रात में सोया था, सपना आया और सुबह उठ के सोचा कि भैया रिटायरमेंट ले लेनी है। और मैं भी ये कह सकता हूँ कि AJ स्टाइल्स का रिटायरमेंट मैच मैंने अपनी आंखों के सामने विटनेस किया है। अभी कोडी रोड्स के पास ही चैंपियनशिप आ गई, और भाई इसके बाद जो आउटरेज है वो बहुत ज़्यादा है। कल ही मैंने आपको बता दिया था जो डिसलाइक्स के नंबर है वो इतने पहुंच चुके हैं, और अब ये इतने पहुंच चुके हैं मतलब ये धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं।
और भाई वो जो फेक डिसलाइक्स की बात हो रही थी नकली डलवाने वाली, अब तक तो ऐसी कुछ अपडेट आई नहीं है जहाँ पे ये कुछ रिफ्रेश हो, तो पता नहीं ये क्या है। और इस बारे में बात करेंगे भी नहीं ज़्यादा कि ये पीआर था या कोडी रोड्स के लिए नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, वो अपने आप में बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन शायद डब्ल्यू यहाँ पे कुछ और चेंज लेके आ सकती है। अब देखो एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ आपको, इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा अपना कोई अरमान जगाओ। जैसे विंस मैकमैन के टाइम में था कि वो बोलते थे कि वो फैंस की सुनते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं थे। मुझे आज भी वो सेगमेंट याद है, 2018 की मंडे नाइट रॉ का था या 19 का था, जहाँ पे शेन मैकमैन, स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच और विंस मैकमैन चारों के चारों होते हैं और ये आके बोलते हैं कि आज से वही होगा जो डब्ल्यू फैंस चाहेंगे, जो उनकी डिमांड है वो सारी पूरी होंगी, ऐसा उन्होंने आके बोला था। और उस टाइम पे बहुत रेयर था, क्योंकि ऐसा दिखाती भी नहीं थी डब्ल्यू उस टाइम पे कि जैसे कि शो को कोई चला रहा है। जो इतने सालों से इसमें रहे ना हम, जैसे इंडियंस भी बहुत सारे रहे कि डब्ल्यू रियल होती है या फिर स्क्रिप्टेड होती है, फेक होती है, वो क्या वो इस तरीके से, क्योंकि डब्ल्यू को उस समय वो चलाते ही ऐसे थे। लेकिन उन्होंने आके बोली थी ये बात, तो वो अलग था। लेकिन आज के टाइम में भी सिर्फ बोलने बोलने की ही ये चीज़ें, जैसे कोडी रोड्स के टाइम में वी वांट कोडी हुआ था, तो क्योंकि डब्ल्यू को चाहिए था कि हाँ, मतलब जो चीज़ उनके हिसाब से उन्हें लग रही है कि ये करनी चाहिए, वो फिर वो करते हैं। बाकी उसके अलावा आप कितना ही आउटरीच कर दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे बहुत स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि डब्ल्यू शायद अभी भी कुछ चेंज कर दे रोड टू रेसलमेनिया में, कोई और वो चेंजेस लेके आ सके। और क्या उन चेंजेस से मेरा मतलब ये है कि कोडी रोड्स के पास से जो टाइटल है वो फिर से चला जाएगा, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क के साथ ही मैं बात बोलूँगा, क्योंकि अभी वाली चीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यू ने मूड बनाया है कि सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का मैच एक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा, और फिर कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच दूसरी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। मतलब नाइट 1 में रैंडी और कोडी वाला मैच, और नाइट 2 में रोमन रेंस और सीएम पंक वाला मैच। लेकिन क्या इसमें और चेंजेस हो सकते हैं भाई? अब के टाइम में डब्ल्यू में चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए, जबकि रेसलमेनिया को होने में बस अब 40 दिनों के आसपास का ही टाइम रह गया। और इन्हीं दोनों रेसलमेनिया के मेन इवेंट मैचेस की बात करते हैं, तो क्या पॉसिबल आपको इन मैच में सिनेरियो देख सकता है भाई? बहुत सारे लोगों की स्पेकुलेशन इस पॉइंट पे ये है कि इस बार रेसलमेनिया के दोनों ही मेन इवेंट्स में हमको टाइटल चेंज देखने को मिलेगा। यानी रैंडी ऑर्टन अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत जाएंगे और रोमन रेंस कैप्चर कर लेंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। यानी दोनों ही रेसलमेनिया की नाइट के दोनों ही मेन इवेंट्स के अंदर आपको टाइटल चेंज देखने को मिलेगा। और टाइटल चेंज हमेशा ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि डब्ल्यू को हेडलाइंस में लेके आती है, और डब्ल्यू को इस पॉइंट पे चाहिए भी वो चीज़ है, क्योंकि अभी रेसलमेनिया के टाइम पे डब्ल्यू की हालत अगर इस तरीके से खस्ता है, स्पेशली यहाँ पे टिकट सेल्स की बात हो रही है, तो रेसलमेनिया के बाद एक डिप आता है, तो उसके बाद स्टोरीज़ को फ्रेश रखने के लिए डब्ल्यू शायद ये एक मेजर जो मूव है उसको पुल कर सकती है। बाकी आगे जाके अपनी प्रेडिक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको नेचुरल टीन का लिंक मिल जाएगा, आरपन वाला कोड यूज़ करोगे तो सीधा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और ऑब्वियसली भाई प्रोटीन इंटेक फिक्स करके आप अपना डेली रूटीन और अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू से रिलेटेड हम लोग डेली बातें करते रहते हैं। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।